नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा क्वांटम प्रभाव क्या होता है, उसके बाद पढ़ा था क्वांटम विस्तार। इसके बाद हमने पढ़ा था, देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए हमने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग के निष्कर्ष निकाले थे। उसके बाद हमने पढ़ा था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की सहायता से हमने किसकी व्याख्या की थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। आज का बेटा जो अपना टॉपिक है वो है कृष्णिका। तो कृष्णिका का अर्थ क्या होता है? देखो कृष्णिका को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी या काली वस्तु जो होती है वो क्या होती है, कृष्णिका होती है। यह देखो बेटा, जब भी हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं कि अपने पास कोई वस्तु है, उस वस्तु को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वस्तु को गर्म करने पर उसमें से विकिरणों का उत्सर्जन होगा। कि जब कोई वस्तु गर्म की जाती है तो वस्तु को गर्म करने पर उसमें से विकिरणों का उत्सर्जन होता है। ये जो विकिरण होती है ये विभिन्न तरंगदैर्घ्यों की होती है कि इन विकिरणों में सभी प्रकार की तरंगदैर्घ्य पाई जाती है, या कह दो कि सभी प्रकार के रंग भी पाए जाते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जब भी किसी वस्तु को गर्म करेंगे तो उससे प्रकाश का उत्सर्जन होगा और ये जो प्रकाश है ये विभिन्न रंगों का हमें प्राप्त होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है उसकी तरंगदैर्घ्य, भिन्न भिन्न होती है। हो गया। अब देखो जब तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न है तो हमें उसमें उन रंगों में से या उन तरंगदैर्घ्यों में से कौन सी दिखाई देगी, जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। मतलब हमें वो रंग दिखाई देगा उसमें जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी। तो जब भी हमने किसी वस्तु को गर्म किया तो उससे विभिन्न रंगों का प्रकाश क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ, जिनकी तरंगदैर्घ्य कैसी थी, भिन्न भिन्न। अब हम बात करते हैं कृष्णिका की, कि कृष्णिका क्या होती है। तो बेटा देखो कृष्णिका का मतलब है ब्लैक बॉडी, यानी कि एक प्रकार की एक ऐसी वस्तु होती है, काली वस्तु होती है। और ये काली, देखो जब भी काली वस्तु की बात करते हैं तो देखो काली वस्तु से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि एक ऐसी वस्तु जिस पर हमने यदि विकिरणों को आपतित करवाया, जिस पर हमने प्रकाश डाला तो वह उस प्रकाश को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यानी कि वह वस्तु जो स्वयं पर आपतित प्रकाश को अवशोषित कर ले क्या कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है। देखो और सबसे ज्यादा अवशोषण क्षमता जो होती है वो काले रंग की होती है, इसीलिए कृष्णिका को कैसा बनाया जाता है, काला बनाया जाता है और इसीलिए इसका नाम है ब्लैक बॉडी यानी कि कृष्णिका। तो कृष्णिका होती क्या है, एक ऐसी काली वस्तु होती है जो स्वयं पर आपतित विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। बेटा एक शब्द होता है आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका। अब देखो कृष्णिका और आदर्श कृष्णिका में अंतर क्या है। कृष्णिका तो क्या है कि ये कहा है कि स्वयं पर जो आपतित विकिरण है उसको अवशोषित करती है, और आदर्श का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि एक ऐसी कृष्णिका जो स्वयं पर आपतित संपूर्ण विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। कि एक ऐसी कृष्णिका जिस पर आप
कितनी भी विकिरणें आपतित करवा दो, वो सभी विकिरणों को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। वो क्या कहलाएगी, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। देखो बेटा, अगर हम इस ब्रह्मांड की बात करते हैं तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी कृष्णिका नहीं है जिसको हम क्या कह सकते हैं, आदर्श कृष्णिका कह सकते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी कृष्णिका ऐसी नहीं है या कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो संपूर्ण आपतित विकिरणों को क्या कर ले, अवशोषित कर ले। मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी विकिरण कैसी विकिरण नहीं है, कोई भी कृष्णिका कैसी कृष्णिका नहीं है, आदर्श कृष्णिका नहीं है। लेकिन सामान्यतः जो प्लेटिनम की कालिख होती है और जो काजल होता है, इनको हम आदर्श कृष्णिका मानते हैं। कि वास्तव में तो कोई नहीं होता, लेकिन प्लेटिनम की कालिख और जो काजल होता है इसको हम क्या मानते हैं, आदर्श कृष्णिका मानते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा कि कृष्णिका होती क्या है, ऐसी काली वस्तु होती है जिस पर आपतित विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है। आदर्श कृष्णिका कब बन जाएगी, वो जब उस पर आपतित सभी विकिरणों को वो क्या कर ले, अवशोषित कर ले, तो वो क्या बन जाएगी, आदर्श कृष्णिका बन जाती है। बेटा इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है कृष्णिका विकिरण। जो अपना अगला टॉपिक है ये है कृष्णिका विकिरण। अब बेटा समझो, देखो कृष्णिका विकिरण क्या होता है। सबसे पहले तो कृष्णिका समझा दिया कि कृष्णिका में क्या था, उस पर विकिरणें आपतित हुई, उसने उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अब देखो, जब भी कोई कृष्णिका विकिरणों को अवशोषित करती है, उसके पश्चात वह विकिरणों को क्या करती है, उत्सर्जित करती है। यानी कि पहले तो हमने कृष्णिका के ऊपर विकिरणों को आपतित करवाया, तो जब हमने कृष्णिका पर विकिरणों को आपतित करवाया तो उन सारे विकिरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और ऐसी कौन सी कहलाएगी, आदर्श कृष्णिका। यदि हम बात करें आदर्श कृष्णिका के लिए, तो आदर्श कृष्णिका की जो अवशोषण क्षमता होती है ये एक होती है, मतलब अधिकतम होती है इसकी अवशोषण क्षमता। इसके अलावा इसकी जो परावर्तन क्षमता है और पारगमन क्षमता है, देखो परावर्तन क्षमता से अर्थ क्या होगा यहाँ पर कि वो आने वाली विकिरणों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। और पारगमन का क्या है कि वो अपने अंदर से दूसरी तरफ से कहाँ निकल जाए, विकिरण बाहर निकल जाए। इन दोनों का मान कितना होता है, शून्य होता है। किसके लिए, आदर्श कृष्णिका के लिए। तो देखो पहले तो कृष्णिका पर क्या हुए, विकिरण आपतित हुए। अब विकिरण आपतित होने पर कृष्णिका ने विकिरणों को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। अवशोषित करने के पश्चात जब हम कृष्णिका को गर्म करते हैं, देखो जब भी किसी वस्तु को गर्म करते हैं उससे विभिन्न रंगों का प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जित होता नहीं होता। तो यहाँ पर जब भी कृष्णिका को हम गर्म करते हैं, या कह दो कि जो कृष्णिका अपने पास है इससे जो विकिरणें उत्सर्जित होंगी वो क्या कहलाती है, कृष्णिका विकिरण। कि किसी भी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणें जो होती है वो ही क्या कहलाती है, कृष्णिका विकिरण कहलाती है। आया बेटा इतना समझ में। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वह फेरी की कृष्णिका। फेरी की कृष्णिका। देखो बेटा, फेरी नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने एक कृष्णिका बनाई। और उसने कौन सी कृष्णिका बनाई, एक आदर्श कृष्णिका बनाई
जिसको क्या कहते हैं, फेरी की कृष्णिका। कि फेरी नाम के एक वैज्ञानिक ने जो कृष्णिका बनाई वो कौन सी कहलाती है, फेरी की कृष्णिका। देखो फेरी की कृष्णिका में उसने किया क्या, उसने एक खोखली वस्तु ले ली, एक खोखली गोलाकार वस्तु ले ली। भाई एक खोखली गोलाकार वस्तु है ये अपने पास, इसके आगे उसने एक छिद्र छोड़ दिया और देखो ये हो गई खोखली गोलाकार वस्तु। और इस छिद्र के जस्ट सामने, इस छिद्र के सामने एक शंक्वाकार परिच्छेद रख दिया। और जो इसका अंदर का भाग है, ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये जो इसके अंदर के भाग है, इस पर उसने प्लेटिनम की कालिख पोत दी। मतलब उसने क्या किया, एक गोलाकार वस्तु ली जो अंदर से खोखली है, उसके अंदर वाले भाग पर प्लेटिनम की क्या पोत दी, कालिख पोत दी। उसमें एक संकीर्ण छिद्र रखा है सामने की ओर, और इस संकीर्ण छिद्र के, इस संकीर्ण छिद्र के सामने जस्ट एक शंक्वाकार परिच्छेद लगा दिया। अब देखो ये शंक्वाकार परिच्छेद यहाँ पर लगाया क्यों, मान लो यहाँ से कोई विकिरण है अपनी, वो इस कृष्णिका के अंदर प्रवेश कर, तो यहाँ से जब कोई विकिरण इस कृष्णिका के अंदर प्रवेश करेगी तो सीधी शंक्वाकार परिच्छेद से टकराएगी। और देखो बेटा शंक्वाकार परिच्छेद से टकराने के पश्चात अंदर प्लेटिनम की कालिख पोती हुई है, वो कुछ विकिरणों को तो क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। मतलब सारी की सारी विकिरणें तो अवशोषित नहीं हुई, कुछ का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो कुछ विकिरणों का यहाँ से परावर्तन हुआ, तो परावर्तन इस प्रकार से होगा। अब वापस प्लेटिनम की कालिख है, यहाँ से कुछ विकिरणों का क्या होगा, अवशोषण, और कुछ का क्या होगा, परावर्तन होगा। फिर वापस प्लेटिनम की कालिख, वहां से अवशोषण होगा और परावर्तन। इस प्रकार से ये विकिरण इस कृष्णिका के अंदर घूमती रहेगी। कब तक, जब तक इस संपूर्ण विकिरण का अवशोषण किसके द्वारा ना हो जाए, इस कृष्णिका के द्वारा ना हो जाए। तो यही है फेरी की कृष्णिका। और ये शंक्वाकार परिच्छेद यहाँ पर किस लिए लगाया गया, ताकि जो आपतित विकिरण है वो वापस कृष्णिका से बाहर ना निकले, उसका परावर्तन कृष्णिका के कहां पर होता रहे, अंदर ही होता रहे। तो आया समझ में कि फेरी की कृष्णिका क्या है, कि फेरी ने एक ऐसी आदर्श कृष्णिका बनाई जो स्वयं पर आपतित संपूर्ण विकिरण को, ये यहाँ पर इस पर विकिरण आपतित हुई है, आपतित विकिरण, इस विकिरण को, इस संपूर्ण विकिरण को ये क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जब भी संपूर्ण विकिरण अवशोषित होती है तो कौन सी कृष्णिका कहलाती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। तो फेरी नाम के वैज्ञानिक ने ये कृष्णिका, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता, स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता वितरण ग्राफ। और बेटा ये जो ग्राफ है ये बनता किस किस के मध्य है, कि जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन होता है विकिरणों का, वो उत्सर्जन और विकिरणों की तरंग दैर्ध्य के मध्य हम क्या खींचते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं। ये बेटा हो गया यहाँ पर स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता। और जो स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता होती है उसको ई लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं उसको, ई लैम्बडा से। और दूसरा अपने पास तरंग दैर्ध्य, विकिरण जो उत्सर्जित हुई उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा के मध्य हम क्या खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं।
और ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हमें देखो प्राप्त क्या होता है कि शुरुआत यहां से होती है मूल बिंदु से, जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर हमें लगभग इस प्रकार का एक ग्राफ प्राप्त होता है। इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। देखो इस ग्राफ में तापमान की बात करते हैं, माना ये ताप है T1 बराबर 1000 केल्विन का शुरुआत में, इसके बाद T2 बराबर हो गया 1500 केल्विन, T3 बराबर हो गया 1750 केल्विन और T4 बराबर हो गया 2000 केल्विन। और ताप का मान लगातार क्या हुआ है, बढ़ रहा है अपने पास। इस स्थिति में देखो माना यहां पर जो इसकी उत्सर्जन क्षमता थी वो थी E लैम्डा m1, यहां पर जो थी वो थी E लैम्डा m2, यहां पर जो थी वो माना कितनी थी E लैम्डा m3 और यहां पर जो थी वो कितनी थी E लैम्डा m4। इसके बाद देखो माना इस जगह पर जो तरंग दैर्घ्य थी वो थी अधिकतम लैम्डा m1, इस जगह पर जो तरंग दैर्घ्य थी वो हो गई लैम्डा m2, इस जगह पर जो तरंग दैर्घ्य थी वो हो गई लैम्डा m3 और इस जगह पर जो तरंग दैर्घ्य थी वो कितनी हो गई लैम्डा m। ये इनकी क्या हो गई, तरंग दैर्घ्य हो गई। तो जब भी स्पेक्ट्रम उत्सर्जन क्षमता और उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य के मध्य ग्राफ खींचा जाता है तो इस प्रकार का हमें ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, इस ग्राफ का जो मान है वो तापमान के अनुसार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। अब बेटा इसके बाद हम इस ग्राफ से प्राप्त निष्कर्ष पढ़ेंगे और जो ग्राफ से प्राप्त निष्कर्ष है ये बेटा हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।